प्यारा दोस्तों, कैसे हैं आप। पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रोज़ की तरह डीएनए यानी कि डेली न्यूज़ एनालिसिस में। और इसमें प्रभात ज्ञान कोश में हम वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान के करंट अफेयर्स पर प्रतिदिन आपके साथ में चर्चा करते हैं। और क्योंकि अब सीईटी का एग्ज़ाम नज़दीक है तो हम लोग जो हैं वो हमारे भी जो यहाँ पे करंट अफेयर्स के जो कुछ टॉपिक्स हैं या पॉइंट्स हैं या क्वेश्चन हैं उनकी संख्या को निरंतर बढ़ाएंगे आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो है शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अधिक से अधिक आप इस कक्षा को जो है वो एंजॉय कीजिए। सबसे पहली जो आज की खबर है वो बांग्लादेश से संबंधित है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, बांग्लादेश के अंदर अभी जिस प्रकार की स्थितियाँ बन रही हैं और यहाँ पर बांग्लादेश गृह युद्ध के कगार पर पहुँच गया और वहाँ की जो प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या है, शेख हसीना, उनको बांग्लादेश छोड़ करके जाना पड़ा और भारत की शरण लेनी पड़ी शेख हसीना को दोस्तों। और उसके पीछे का कारण यही था कि वहाँ पर भी एक आंदोलन किया था स्टूडेंट्स ने। और वो आंदोलन किससे संबंधित था दोस्तों? वो था रिजर्वेशन से संबंधित। तो मुक्ति वाहिनी के जो लोग, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ और पूर्वी पाकिस्तान से अलग हुआ और अलग देश बना, तो मुजीबुर रहमान जो उस समय बंगबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा जिन्होंने बांग्लादेश के पितामह कहे जाते हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को जो है वो मुक्त किया, तो मुक्ति वाहिनी के जो भी लोग उस आंदोलन में सक्रिय थे और देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके परिवारजनों को वहाँ रिजर्वेशन दिया जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से उस रिजर्वेशन को हटाने की मांग चल रही थी और यहाँ वो मांग जो है वो बहुत ज़्यादा हिंसक हो गई और लोग सड़कों पर आ गए और प्रधानमंत्री आवास तक को घेर लिया। और रात में से जो है वो शेख हसीना को भागना पड़ा और शेख हसीना ने कहाँ पर शरण ली? अपने मित्र देश भारत में शरण ली और भारत में वो भी शरण लिए हुए हैं दोस्तों। तो अब वहाँ पर जो है वो बांग्लादेश की कमान जो है वो किसके हाथों में? तो ऑब्वियसली ये सारा जो काम करवाया वो किसने करवाया? सेना ने करवाया। सेना के सहयोग से ही सब कुछ हुआ और सेना जो है वो पहले भी तख्ता पलट कर चुकी है। तो बांग्लादेश में सेना के हाथ में जो है वो वर्तमान में कमान जो है वो आ चुकी है दोस्तों। और सेना प्रमुख का नाम क्या है? और सेना प्रमुख का नाम है जनरल वाकर उज़ ज़मान। क्या नाम है दोस्तों? जनरल वाकर उज़ ज़मान। और उज़ ज़मान ने जो है वो यहाँ की कमान संभाल ली है दोस्तों। और इसके पीछे नेपथ्य में चाइना और अमेरिका का हाथ भी बताया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इनका ये कहना है कि आने वाले समय के अंदर जो है बांग्लादेश के अंदर एक अंतरिम सरकार का गठन होगा दोस्तों। तो ये स्थितियाँ अभी जो है वो बनी हुई है। उसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण खबर आज से संबंधित है वो दोस्तों है केंद्र सरकार से संबंधित है। और केंद्र सरकार ने अमृत 2 योजना शुरू की है ना। अमृत योजना जो चल रही थी उसका सेकेंड पार्ट अमृत 2। और अमृत 2 के तहत जो है वो 62,936 करोड़ रुपये दोस्तों। कितने? 62,600 और 936 करोड़ रुपए के सीवेज प्रोजेक्टों को मंजूरी दिए। किसको मंजूरी दिए? सीवेज प्रोजेक्टों को मंजूरी दिए। तो केंद्र सरकार ने अमृत 2, और अमृत की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ए से मतलब है अटल, एम से मतलब है मिशन, फॉर आर से मतलब है रिजुवेनेशन, एंड यू से मतलब है अर्बन और टी से मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना के तहत 62,936 करोड़ रुपए के सीवेज और सेप्टेज प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। और ये राज्य मंत्री टोकन साहू ने राज्यसभा में इसकी जो है वो घोषणा की दोस्तों। तो अमृत 2 को लॉन्च कब किया गया? तो लॉन्च किया गया 1 अक्टूबर 2021 को। कब लॉन्च किया गया? 1 अक्टूबर 2021 को। और ये योजना दोस्तों 2021-22 से 25-26 तक 5 वर्षों के लिए है। कितने वर्षों के लिए है? 5 वर्षों के लिए है। तो यहाँ पे केंद्र ने अमृत 2 योजना के तहत 62,936 करोड़ रुपए के सीवेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये जानकारी हमको राज्य मंत्री टोकन साहू ने दी दोस्तों। अमृत का फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो तमिलनाडु से संबंधित है। और तमिलनाडु के स्कूलों में तमिल पुधालवन योजना के तहत विशेष कैंप खोलने जा रहा है। उस योजना का नाम क्या है? तमिल पुधालवन। ठीक है, तो तमिल पुधावलन इस योजना के पुधालवन इस योजना के तहत दोस्तों अगर अपन लोग देखें तो तमिल पुधालवन,
ठीक है। इस योजना के तहत मेल छात्रों के लिए विशेष कैंप खोलने जा रही है। इस पहल के तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों को यूजी अथवा डिप्लोमा अथवा आईटीआई या अन्य मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रति माह 1000 रुपये की सहायता दी जाएगी दोस्तों। तो तमिलनाडु सरकार कौन सी योजना लॉन्च करने जा रही है? योजना का नाम है तमिल पुधालवनन। और इसमें जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन करते हैं, आईटीआई करते हैं अथवा पीजी करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो उनको प्रत्येक महीने अपनी एजुकेशन को जारी रखने के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? 1000 रुपये की सहायता दी जाएगी दोस्तों। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो फिर यहाँ पर है दोस्तों, यूके से संबंधित है, यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ पर यूके ने परिवार वीज़ा के लिए 41 लाख की न्यूनतम आय नियमों को समाप्त किया और इससे भारतीयों को राहत मिली। तो यूके सरकार ने, यूनाइटेड किंगडम में जो भी नई सरकार बनी है, उसने परिवार वीज़ा के लिए न्यूनतम आय सीमा बढ़ाने की योजना को समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो ब्रिटिश नागरिकों और स्थायी निवासियों को परिवार के सदस्यों को स्पॉन्सर करने के लिए प्रति वर्ष जो है 41.5 लाख कमाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो आय की आवश्यकता या आय की सीमा को समाप्त कर दिया है और इससे भारतीयों को जो है वो राहत मिली है दोस्तों। तो न्यूनतम आय नियम क्या था? 41 लाख का न्यूनतम आय नियम जो है समाप्त कर दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर फिर दोस्तों यहाँ पर है, आनंद महिंद्रा से संबंधित है और तेलंगाना का कौशल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष होंगे आनंद महिंद्रा, ठीक है दोस्तों। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है ये और इनका नाम क्या है? रेवंत रेड्डी। उन्होंने घोषणा की है कि महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा जो है वो यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी है ना, तो वहाँ पर तेलंगाना में एक स्किल यूनिवर्सिटी है जिसको कौशल विश्वविद्यालय कहते हैं, उसके अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे, जिसे रंगारेड्डी जिले के मुचेरला में विकसित किया जाना है। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, जिनका नाम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने घोषणा की है कि महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष का पदभार संभालने जा रहे हैं, ठीक है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों वो फिर यहाँ पर जो है वो इजराइल के और उसके बाद में जो है वो ईरान युद्ध अभी जो होने के कगार पर है उससे संबंधित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक नेता हैं जिनका नाम है इस्माइल हानिया। क्या नाम है इनका? इस्माइल हानिया, ठीक है। तो इस्माइल हानिया के डिप्टी हमास के अंतरिम प्रमुख बनने की संभावना है। तो यहाँ हमास अपने राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की जगह अंतरिम आधार पर एक नए नेता का चयन करेगा, जिनकी 21 जुलाई को तेहरान में हत्या कर दी गई। तो जब ईरान में नई सरकार का गठन हुआ तो उसके समारोह में यानी कि पदभार सम्मेलन में शिरकत करने के लिए जो इस्माइल हानिया जो है, जो हमास का जो दोस्तों प्रमुख है, ये इस्माइल हानिया वहाँ गया हुआ था दोस्तों। और जब ये वहाँ गया हुआ था तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने इसका पूरा जो है वो ध्यान रखा और उसको वहीं पे उड़ा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई दोस्तों। तो उसके जगह पे जो है एक नए नेता का चयन करने जा रहा है। कौन करने जा रहा है? हमास करने जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये आज की जो है वो एक महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। उसके बाद में अपन लोग जब देखें, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जगह पर कौन इसका जो है वो प्रमुख बनने जा रहा है, तो उसका नाम क्या है? खलील अल हैया। क्या नाम है उसका? उसका नाम है दोस्तों खलील अल हैया। तो इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद उसकी जगह पे हमास का प्रमुख कौन बनने जा रहा है? तो डिप्टी जो था अभी वो बनेगा उसका प्रमुख, जिसका नाम क्या है? खलील अल हैया। क्या नाम है इसका दोस्तों? खलील अल हैया इसका नाम है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। बहुत बड़ी खबर है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश में जो नई सरकार बनने जा रही है, अंतरिम सरकार, उसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस करने जा रहे हैं। ये किसने कहा है? छात्रों ने कहा है। जो आंदोलनरत छात्र हैं उनका ये कहना है कि सेना अंतरिम सरकार बना रही है, तो उसका जो मुखिया किसको बनाया जाए? इसका मुखिया बनाया जाए नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को जो है वो इसका मुखिया बनाया जाए दोस्तों। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है यहाँ पर। उसके बाद में दोस्तों भारतीय वायुसेना ने एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन को मंजूरी दी है। तो भारतीय वायुसेना ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL का अपने SU-30 और LCA तेजस लड़ाकू विमानों के लिए 200 एस्ट्रा एयर टू एयर मिसाइलों के उत्पादन को मंजूरी दी है। कितनी मिसाइलें? 200। और कौन सी मिसाइलें हैं? एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन को लेकर के मंजूरी प्रदान कर दी है।
भारत और सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस ने खेल सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। तो भारत और सेंट क्रिस्टोफर नेविस ने खेल के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो फिर यहाँ आईटीबीपी को एलएसी के लिए रूसी कमाज टाइफून वाहन मिलेगा। तो आईटीबीपी क्या है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है। तो इंडो तिब्बत सीमा पुलिस है, उसको वास्तविक नियंत्रण रेखा जो चाइना के साथ है उसको एलएसी कहते हैं। ठीक है, तो इस एलएसी पर अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रूसी टाइफून वाहन मिलने जा रहे हैं और उसका नाम क्या है? कमाज टाइफून। क्या नाम है दोस्तों इसका? तो इसका नाम है कमाज टाइफून मिलने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण खबर है यहाँ पर जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग मैप ऑफ द डे में बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक प्रमुख प्राचीनतम और हिंदू साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य या विजय का शहर, इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। दो भाई थे दोस्तों ये, और क्या नाम है इनका? एक तो है हरिहर और दूसरा है बुक्का। और इसने कौन सा साम्राज्य स्थापित किया था? विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था दोस्तों। और इस प्रकार से जब अपन लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना उन्होंने दक्षिण में कर्नाटक और तमिलनाडु में की थी। और इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी थी विजयनगर थी दोस्तों। ठीक है, और ये कहाँ स्थित था विजयनगर? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य 1336 में हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में स्थापित किया था। कर्नाटक का क्षेत्र इसमें आता है और इसकी राजधानी विजयनगर था जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है दोस्तों? घूमर है ना, तो घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ राजस्थान में? तो जैसलमेर में हुआ अग्नि नृत्य। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? तो पीपा के बचपन का नाम क्या था? तो प्रताप सिंह था। राजस्थान में बीसलदेव रासों की रचना किसने की थी? तो नरपति नाल्ह ने की थी। राजस्थान में प्रसिद्ध वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज राठौड़ पृथ्वीराज ने की थी। ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं? तो क्रिसमस को मनाते हैं। रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? तो मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है रण नृत्य। ऊंट समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में किया जाता है। तीजोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो तीज कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्रज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भरतपुर, ब्रज का क्षेत्र उसके पास में ही आता है। और राजस्थान के किस जिले में दशहरा का मेला लगता है? तो दशहरा के मेले के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? कोटा है। अब दोस्तों पर्सन ऑफ द डे में हम बात करेंगे नोवाक जोकोविच की। आपने देखा होगा सर्बियाई की इस टेनिस सितारे ने अभी पिछले दिनों जो है वो ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में टेनिस का गोल्ड मेडल प्राप्त किया। कौन सा गोल्ड मेडल प्राप्त किया? टेनिस का। और इस प्रकार से गोल्डन स्लैम जीतने वाले इतिहास के 5वें खिलाड़ी बन गए। तो गोल्डन स्लैम का मतलब क्या होता है? चारों ग्रैंड स्लैम जीतना और उसके साथ साथ ओलंपिक में भी स्वर्ण जीतना। तो गोल्डन स्लैम जीतने वाले दुनिया के 5वें खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बन गए हैं और वो सर्बिया के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं दोस्तों, जो आज के लिए हमारे पर्सन ऑफ द डे हैं। उसके बाद में हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? भंवरलाल भ्रमर। भंवरलाल भ्रमर को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है 2023 का दोस्तों। ठीक है, और भंवरलाल भ्रमर कहाँ के हैं? ये बीकानेर के हैं ये। ठीक है, और इस प्रकार से उनका जो कहानी संग्रह है वो कौन सा है? सरोकार। तो इन्होंने प्रदीप बिहार के मैथिली कहानी संग्रह ही, मैथिली भाषा की कहानी संग्रह है सरोकार, उसको राजस्थानी में अनुवाद किया है, सरोकार का अनुवाद किया, इसलिए उनको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया गया बीकानेर के भंवरलाल भ्रमर को। क्लियर हो गया? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर, राजस्थानी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? नागौर के प्रहलाद सिंह झोरडा को। तो नागौर के प्रहलाद सिंह झोरडा को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। और उनका कविता संग्रह है मारी ढाणी। क्या नाम है? मारी ढाणी। और कहाँ के हैं ये? नागौर के हैं। नाम क्या है इनका? प्रहलाद सिंह झोरडा नाम है। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? राजस्थानी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। राजस्थानी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार सोनाली सुथार को दिया गया है। ठीक है, सोनाली सुथार जो है ये भी बीकानेर की हैं और इन्होंने सूद सौंधे जग आंगणे कविता संग्रह लिखा है। कौन सा है? सूद सौधे जंग आंगणे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूद सौधे जंग आंगणे किसने लिखा है? सोनाली सुथार ने लिखा है। इनको राजस्थानी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। सोनाली सुथार कहाँ की है? तो ये बीकानेर की है। राजस्थान वन विभाग का वन विकास व वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी में अमृता देवी पुरस्कार के लिए किसको चयन हुआ है?
अमृता देवी जिन्होंने वृक्षारोपण के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तो राजस्थान में इनको ले करके और फिर पुरस्कार जो है दिए जाते हैं। वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी में जो पुरस्कार हैं, 2020 के लिए पुरस्कार दिया गया राजसमंद के श्याम सुंदर पालीवाल को, 2021 के लिए दिया गया अभिलाषा और बच्चू सिंह वर्मा को, 2022 के लिए दिया गया कोटा के पवन कुमार जैन का चयन किया गया दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण और जीव सुरक्षा श्रेणी में अमृता देवी पुरस्कार जो प्राप्त करने वाले हैं वो 2020 के लिए कौन है, तो राजसमंद के श्याम सुंदर पालीवाल हैं। ठीक है, उसके बाद में 2021 के लिए अभिलाषा और बच्चू सिंह हैं और 2022 के लिए कोटा के पवन कुमार जैन है दोस्तों। तो ये आज राजस्थान, भारत और विश्व का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हमने आपके साथ में शेयर किया। आप प्रतिदिन शाम को 6 बजे करंट अफेयर्स की इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।